जैन धर्म और गांधी का जो अहिंसा का सिद्धांत है, इन दोनों का जरा कंपैरिजन करिए और बताइए क्या अंतर है इन दोनों में। सर अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा अवसर आ जाए जहां आपको हिंसा करनी ही पड़े, तो क्या आप उस परिस्थिति में हिंसा करेंगे? बिना फेक न्यूज और नकारात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए भारत सरकार ने कोई कदम उठाए क्या? सर अभी देवेंद्र नगर की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? सर देवेंद्र नगर सबसे वैश्यवृत्ति किन समस्याओं को जन्म देती है समाज के लिए? सर वैश्यवृत्ति। बैठे सिद्धांत। थैंक यू सर। सिद्धांत जैन। यस सर। जैन धर्म में अहिंसा का बड़ा महत्व है। फिर आपका जो कॉलेज रहा है उसका नाम भी महात्मा गांधी है और उनके जीवन का भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत रहा है अहिंसा। यस सर। ठीक। जैन धर्म और गांधी का जो अहिंसा का सिद्धांत है, इन दोनों का जरा कंपैरिजन करिए और बताइए क्या अंतर है इन दोनों में। सर जैसा कि मुझे जानकारी है कि जैन धर्म में अहिंसा का अतिवादी स्वरूप अपनाया गया है। इसमें मन वचन काय से पूर्ण रूप से अहिंसा का त्याग किया गया है। जबकि गांधी जी के अहिंसा के कुछ प्रकार हैं, जैसे एक उत्साहपूर्ण की गई या फिर जानबूझ के की गई अहिंसा, जिसमें आदमी बुद्धिपूर्वक समझ से अहिंसा का पालन करता है। तो गांधी जी उसको सबसे उच्च श्रेणी का रखते हैं। इसके साथ ही कार्यों के द्वारा अहिंसा, जो कि निर्बल होते हैं और अहिंसा नहीं करते, तो गांधी जी उसकी मनाही करते हैं। तो ऐसे थोड़ी गांधी जी का अहिंसा का स्वरूप है वो जैन धर्म की तुलना में थोड़ा उदार है। अच्छा, गांधी जी के अनुसार हिंसा और कायरता दोनों में से किसी एक को ही जिंदगी में चुनना है, तो किसे चुनना उचित होता है? सर गांधी जी ने हिंसा को फिर यदि स्वीकार करना पड़ेगा, कायरता के ऊपर रखा है हिंसा को। तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो जैन धर्म से बेहतर है या जैन धर्म से सुधारात्मक तरीका है या फिर बेहतर नहीं है? सर जैन धर्म की जो अहिंसा है, मुझे लगता है वो तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार स्वीकार की गई थी और जो आज भी प्रासंगिक है। इसके साथ ही गांधी जी ने जैन धर्म से अहिंसा का सिद्धांत स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने उसे स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में उसका अनुरूप ढालने की कोशिश की, जिस स्वरूप में दोनों से अपना प्रासंगिक लगती है। ठीक है सिद्धांत, मैं आपसे व्यक्तिगत एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा अवसर आ जाए जहाँ आपको हिंसा करनी ही पड़े, तो क्या आप उस परिस्थिति में हिंसा करेंगे? हाँ सर, डिपेंड करता है। तो ऐसे जैन धर्म में अणुव्रत के रूप में हिंसा को स्वीकार किया गया है। तो उसमें 4 प्रकार की अहिंसा हैं। उसमें जो संकल्पी अहिंसा है, जिसमें एक श्रावक को या एक व्यक्ति को बुद्धिपूर्वक जानबूझकर हिंसा करने की मनाही की गई है। खास करके 3 अहिंसाओं को छूट दी गई है, जिसमें उद्योगी अहिंसा, जिसमें आपका दैनिक जीवन या फिर व्यवसाय में जो हिंसा होती है और उसका आपको छूट दी गई है। इसके साथ ही आरंभी अहिंसा, जिसमें आप अपने राष्ट्र के या देश के विरोध में, मतलब अपने राष्ट्र समाज की रक्षा में सर जो अहिंसा का पालन करते हैं, हिंसा करते हैं, सर उसकी छूट दी गई है। तो निश्चित रूप में डिपेंड करता है कि कैसी परिस्थिति में मुझे हिंसा करने के लिए बोला जाता है। अगर आपकी जान पर बनाई है और उस परिस्थिति में आप बच पाएंगे तभी जब आप सामने वाले को मारेंगे, बस, और उसकी भी आपको जान ही लेनी, तो क्या आप इस परिस्थिति में हिंसा करेंगे? सर मैं वापस से वही चीज़ की शायद विरोधी अहिंसा सर स्वीकार की गई है। इसमें व्यक्ति स्वयं की, समाज की, परिवार की और राष्ट्र की रक्षा के लिए हिंसा को सर करना, ऐसा छूट दी गई जैन धर्म में। तो सर यदि मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी एक में सर, पहले तो प्रयास करूँगा कि हिंसा ना हो, लेकिन शायद अंतिम रूप होगा तो निश्चित रूप में क्या कानूनी प्रावधानों के तहत अगर हम देखें तो सेल्फ डिफेंस में अगर हम जो हिंसा करते हैं वो अपराध है या नहीं है? सर हिंसा तो हर तरीके से ही अपराध है कानून के रूप में, लेकिन सर जहाँ तक मुझे जानकारी कि सेल्फ डिफेंस में की गई हिंसा में तुलनात्मक रूप से दंड कम हो सकता है, वो भी माननीय न्यायालय निर्धारित करेंगे। लेकिन सर हिंसा तो अपने आप में सर अपराध ही है। सेल्फ डिफेंस किस परिस्थिति में माना जाएगा? अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि एक व्यक्ति आप पर लाठी से हमला कर रहा और आपने अपने आप को बचाने के लिए उसे गोली मार दी, क्या यहाँ पर सेल्फ डिफेंस में आपने अपनी रक्षा की? सर मुझे लगता है लाठी के जवाब में गोली तो कहीं सूचित नहीं है। सर सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति से लाठी छीनना या फिर उसे पकड़ना कि वो आप पे हिंसा, मतलब आप पे आक्रमण ना करे, तो ये सेल्फ डिफेंस की दृष्टि से उचित लगता है मुझे तो। ठीक है, भारत में कई सारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके द्वारा जो हिंसा की गई थी, गांधी जी के संदर्भ में अगर हम समझें, जो उनके मार्ग अलग थे, तो गांधी जी के लिहाज से गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, एक तरफ गांधी जी अपवाद देते हैं
फिर दूसरी तरफ इनकी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते हैं, तो ये गांधी जी के विचारों में विरोधाभास समझ में नहीं आता। सर गांधी जी ने हिंसा को स्वीकार सिर्फ अपने अंतिम आंदोलन में किया था। आ, भारत छोड़ो आंदोलन में इसमें करो या मरो का नारा दिया था। तो उसमें भी इसका तात्पर्य ये नहीं था कि इसमें हिंसा की जाए, उसमें बस ये था कि अपन को आज़ादी हर कीमत में चाहिए। हर कीमत में चाहिए तो उसकी एक कीमत हिंसा भी तो है। सो उसमें अंतिम विकल्प के रूप में हिंसा को स्वीकार किया था। सो उसमें प्रारंभिक रूप से हिंसा की बात नहीं की थी, लेकिन अंतिम विकल्प के रूप में यदि आपको देश की आज़ादी के लिए फिर आपको यदि करना पड़े तो सर उसको स्वीकार किया था। तो सर इस संदर्भ में गांधी जी ने हिंसा को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है। गांधी जी और जैनिज्म की जरा हम और कंपैरिजन करते हैं। जैनिज्म में पंचव्रत का सिद्धांत है, यस क्या है बताएं जरा। सर, जैन धर्म में एक श्रावक के लिए और जो मुनि लोग हैं उनके लिए, दोनों के लिए पंचव्रत, जिसमें एक श्रावक के लिए पंच अणुव्रत और मुनियों के लिए पंच महाव्रत का परिकल्पना की गई है। सर इसमें सिद्धांत वो 5 सेम ही है। इसमें अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य, ऐसे 5 अणुव्रत और महाव्रत हैं, तो जिनमें पालन की दृष्टि से पसंदता है। इसका अत्यंत कठोर रूप जो होता है, उसमें गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है? सर गांधी जी के अनुसार सत्य है किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप उजागर करना, अर्थात सच क्षमा चाहता हूँ, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पाया अभी। गांधी जी सत्य और ईश्वर को समानार्थक मानते हैं, यस सर। ये है उनका स्वरूप। इसका अर्थ क्या है? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, गांधी जी ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, इसी का परिकल्पना देते हैं। चलिए ठीक है, एक सवाल और मैं आपसे करूंगा, ये बताएं जिंदगी में आपने कभी हिंसा की है? सर अनजाने में हिंसा हुई हो मुझसे तो मुझे ज्ञात नहीं, सर कोई जान उसके कोई वजह से। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? सर अनजाने में जैसे चलने के दौरान कभी मेरे पैर के नीचे कुछ छोटा जीव आ गया हो, या फिर कभी वाहन के नीचे कोई छोटा जीव आ गया हो, सर उस दौरान यदि हिंसा हुई हो तो मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन मैं जान से कभी ऐसा प्रयास नहीं किया हिंसा। ठीक है। जैन धर्म माइनॉरिटी वर्ग कहलाता है, जैन लोगों को माइनॉरिटीज कहा जाता है, अल्पसंख्यक। जैन धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा कब मिला था? सर क्षमा चाहता हूँ सर, इस संबंध में जानकारी नहीं मुझे। और किन किन को अल्पसंख्यक कैटेगरी में रखा गया है? सर मुस्लिम समुदाय को भी अल्पसंख्यक कैटेगरी में रखा गया है, इसके साथ ही सिख, पारसी और बस सर इतना याद कर पा रहा हूँ मैं अभी। माइनॉरिटी वर्ग के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान किए गए हैं? यस सर। क्या प्रावधान है? सर अनुच्छेद 2930 अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, जिसमें उन्हें अपनी संस्कृति को संरक्षण का अधिकार दिया गया है। और 30 आर्टिकल में क्या प्रावधान किया और गया? सर 30 में उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थाएं अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें संचालन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये जो माइनॉरिटी की आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ये धार्मिक आधार पे या भाषाई आधार पे? सर ये भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर, सर धार्मिक भाषाई और सांस्कृतिक, धार्मिक आधार पर नहीं है। सर जहाँ तक मुझे याद है धार्मिक आधार नहीं है सर इस पर। कौन कौन सा आधार है? भाषाई है, धार्मिक है, या दोनों है, या दोनों नहीं है? सर मुझे भाषाई तो याद आ रहा है, संस्कृत एक अन्य जो है उसे याद नहीं कर पा रहा, मैं भी क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। और कौन सी पद पर आप जाना चाहते हैं? क्या है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस? सर सबसे प्रथम डिप्टी कलेक्टर। क्या कारण होता है कि जितनी भी इंटरव्यू देने वाले बच्चे आते हैं वो सभी डिप्टी कलेक्टर ही बनना चाहते हैं? क्या पीएससी आयोग को बाकी के पद निकालना बंद कर देना चाहिए? नहीं सर ऐसा नहीं है सर। तो बाकी पदों में इतनी रुचि क्यों नहीं दिखती, क्या कारण है इसका? सर डिप्टी कलेक्टर के साथ सर कुछ विशेषता उस पद के साथ है। सभी पदों के साथ विशेषताएं हैं, सभी पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर सभी पद समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बराबर का योगदान देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पद से जुड़ाव इस पद की पावर को लेकर तो नहीं है, या इस पद से जुड़ी सैलरी को लेकर तो नहीं है, तो वजह क्या है इसकी? नहीं सर सैलरी तो अन्य पदों की डिप्टी कलेक्टर के समान अन्य भी पद हैं। इन सब मुझे लगता है इस क्षेत्र में कार्यों की विविधता है सर। जैसे अन्य पदों में आप किसी एक विभाग के दायरे में रहकर काम करते हैं, वहीं सर डिप्टी कलेक्टर में आपको अन्य विभागों के साथ भी आप काम करने का मौका मिलता है। राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर, इसके बाद भी अन्य विभाग के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है डिप्टी कलेक्टर में। ठीक है सर। सिद्धांत, आपने अभी अपनी अभिरुचि में तैराकी लिखा हुआ है, तो आपने किसी तैराकी प्रतियोगिता में कभी भाग लिया? नहीं सर। नहीं लिया है। ठीक है। तैराकी कितने प्रकार होते हैं? सर वैसे तैराकी की 5 विधाएं होती हैं। ओलंपिक में 4 विधाओं को मान्यता दी गई। कौन कौन सी? सर इसमें एक फ्री स्टाइल है, बैक स्ट्रोक है,
और ब्रेस्ट स्ट्रोक है और सर उसके साथ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई में किस प्रकार की तैराकी होती है? सर बटरफ्लाई में आपके हाथ जो होते हैं सर एक साथ ऊपर से नीचे की तरफ मतलब आगे से पीछे की तरफ से मूव करते हैं सर, जिसमें आपके जो छाती वाला भाग सब बाहर निकलता है, सिर्फ मुंह वाला भाग बस बाहर निकलता है बस, और पैर भी आपके पानी के अंदर ही रहते हैं। अच्छा, आप जो तैराकी आपने लिखा हुआ अभी अभिरुचि में, सो आप इसको केवल एक शौक के तौर पर करते हैं या इससे स्वास्थ्य के लिए भी कोई लाभ है? सर निश्चित रूप में स्वास्थ्य के लिए लाभ है सर। इससे शरीर के किस हिस्से को लाभ हो रहा है तैराकी? सर तैराकी एक ऐसी विधा है सर, इसमें शरीर के हर एक अंग को सर लाभ मिलता है। सर इसमें आपके हाथ पैर के साथ साथ पूरा शरीर मूव करता है। सर इसमें एक तो आपको स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहले सर मोटापा की समस्या, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं आजकल सर जो है इससे छुटकारा मिलता है। सर इसका तो कुछ मानसिक लाभ भी है, क्योंकि सर इसमें आप एकाग्रचित सर मतलब कि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन स्वस्थ होगा। तो सर इसमें ओवरऑल आपकी ऐसा बोल सकते सर एक फुल एक्सरसाइज है सर तैराकी। अच्छा, ऐसे कोई विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है तैराकी में, यस सर। जिसके बारे में आपने सुना हो? बताइए। सर अभी वर्तमान में तो सर लियान मर्चेंट है फ्रांस के। सर उसके अतिरिक्त यूएसए के माइकल फेलिप्स जो संन्यास ले चुके हैं, तब वो भी बात मतलब अभी तक के सबसे माइकल फेल्प्स का क्या रिकॉर्ड रहा है? सर इनके रिकॉर्ड कुल इनने 6 ओलंपिक में 28 पदक प्राप्त किए हैं, इसमें 23 स्वर्ण पदक हैं। सर इसके साथ ही इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। सर सबसे ज़्यादा एक ओलंपिक में ये अभी तक का है। किसी भारतीय तैराक का नाम याद आ रहा है? बताए ना। सर अभी भारतीय में वर्तमान में 2024 ओलंपिक में इन्होंने नेतृत्व किया था। सर श्री नटराजन करके हैं कर्नाटका के, और एक महिला में है श्रीनिधि दे सिंधु करके। सर इन दोनों ने सर किसी पदक की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन इन्होंने महिला नेतृत्व किया था, और नटराजन जो थे उन्होंने पुरुष को नेतृत्व किया था। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? आज के न्यूज़पेपर की कोई 3 खास बातें बताइए। और सर प्रमुख खबर आज ईरान और इजराइल का जो अभी इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया गया, वो एक मुख्य खबर थी। सर इसके साथ ही जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसको लेके एक खबर थी उसमें न्यूज़पेपर में। सर इसके साथ ही कभी क्रिकेट को लेके थी खबर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला चल रहा है। ये ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ, जो अटैक हुआ है, इसके पीछे क्या कारण? सर इसका मुख्य कारण जो है कि ईरान परमाणु शक्ति के रूप में उभर रहा है, जिससे इजराइल को सर भावी भविष्य में खतरा होने की संभावना हो सकती है। अच्छा, मुझे बताइए, ऐसा ही एक परिस्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में भी अभी बनी थी। मीडिया ने उसको युद्ध करार दिया। भारत सरकार ने कहा था कि ये एक सीमित सैन्य कार्रवाई है। दोनों में क्या अंतर है? सर जो भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत पाकिस्तान पर हमले किए थे, सर उसमें सिर्फ भारत ने पाकिस्तान में जो आतंकवादी सैन्य ठिकाने हैं तो सिर्फ उनमें हमले किए थे, सेना पर किसी प्रकार का हमला नहीं किया था। तो सर इसलिए इसे टारगेटेड सर जो कार्यवाही कही गई। सर युद्ध में दोनों देश की सेना आपस में युद्ध। इस दौरान मीडिया का क्या रोल रहा है? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने भी टिप्पणी की थी। क्या इस संदर्भ में मीडिया पर कोई प्रतिबंध या मीडिया पर कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाना जरूरी है क्या? उस बारे में कुछ बताएंगे आप? सर किसी भी युद्ध में सर संचार माध्यम जो आजकल मीडिया ने मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या अन्य मीडिया, सर युद्ध की वास्तविक परिस्थितियाँ देश के लोगों को सर हतोत्साहित और प्रोत्साहित करती हैं। तो सर यदि मीडिया वास्तविक खबर उजागर करेगी जो देश के पक्ष में है, तो सर निश्चित रूप में देश की जनता का मनोबल बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि मीडिया को बहुत सावधानी से जो है रिपोर्टिंग करना चाहिए, तथ्यों के साथ बात करना चाहिए थी। मतलब उन्होंने ये कहा है कि मीडिया कुछ गलत रिपोर्टिंग कर रही है। तो क्या लगता नहीं है कि मीडिया पर भी कुछ चीजें लागू होना चाहिए? सर कुछ न्यूज़ ऐसी ज़रूर आई थी, इसमें इस्लामाबाद पे भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया, कराची एयरपोर्ट पे भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया, जो कि सर तथ्यों के साथ नहीं थी। सर निश्चित रूप में मीडिया को इस संदर्भ में संवेदनशील रखनी चाहिए। इस संदर्भ में कौन कार्रवाई कर सकते हैं मीडिया के ऊपर? कोई संस्था है, कोई विभाग है, कोई मंत्रालय है, या कुछ भी ऐसा कुछ है? कोई सर सबसे ऊपर तो संचार मंत्रालय होगा, जो अपना IT मंत्रालय है, संचार मंत्रालय है।
सर इसके अतिरिक्त तो मुझे भी जानकारी नहीं इस संदर्भ में समझ में। जब बोलने की आज़ादी, ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है, जो बोलने की आज़ादी जो हमारा मौलिक अधिकार है। क्या इसके तहत ये सारी चीज़ें करना सही उचित है क्या? सर संविधान में ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है, तो उसमें अनेक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं सर। इसमें लोक व्यवस्था को लेके और लोक स्वास्थ्य को लेके, सदाचार को लेके। मैं इसी अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी है इसमें, लेकिन आपको लगता नहीं कि इस दौरान मीडिया ने जो किया, वो उस प्रेस की स्वतंत्रता से कहीं ऊपर जाकर वो बात कर रहे थे, वो उसका दुरुपयोग कर रहे थे? सर निश्चित रूप में सर मीडिया का थोड़ा रवैया गैर संवेदनशील देखने में मिला है इस दौरान। सर निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ उसमें सुधार होना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर हैं, प्लेटफॉर्म पर हैं, मोबाइल चलाते हैं, सर व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ। व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। आज देश में पिछले 6 महीनों में 2025 जब से शुरू हुआ है, मैं इसी संदर्भ में बात करना चाहूँगा। आप देखिए पिछले 5-6 महीने में भारत में या मध्य प्रदेश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी घटनाएं देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिली जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। आप बताइए सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल? सर सोशल मीडिया से सबसे पहली चीज़ तो सारे व्यक्ति कनेक्ट हो पाता है, चाहे वो सरकार से हो, चाहे व्यक्ति अपने समाज से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे मित्रों से हो। तो सर सोशल मीडिया के अभाव में लोगों का इतना जुड़ाव उन सूचनाओं से नहीं हो पाता था, तो सोशल मीडिया का आने से बढ़ा है। सर इसके कुछ नकारात्मक पक्ष ज़रूर हैं, जैसे फेक न्यूज़, डीप फेक वगैरह, लेकिन सर इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं। फेक न्यूज़ और नकारात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए भारत सरकार ने कोई कदम उठाए क्या? सर अभी 2021 में नियम बनाए हुए थे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत। सर उसमें कुछ कदम उठाए गए थे। सर मुझे कदमों को भी याद नहीं कर पाया, लेकिन सर मुझे याद है कि हाँ, कुछ कदम 2021 में उठाए गए थे सर। कोई कानून बनाया था क्या इसके लिए? सर कानून तो मैं भी वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम याद कर पा रहा हूँ 2012 में। चलिए ठीक है। आप मुझे ये बताइए अभी हाल ही में पन्ना जिले से संबंधित है केन बेतवा लिंक परियोजना। क्या है परियोजना और इससे पर्यावरण के संदर्भ में कोई नुकसान है क्या? अगर है तो क्या है बताइए? सर केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ परियोजना है, जिसके तहत केन नदी का पानी बेतवा नदी पे छोड़ा जा रहा है और पन्ना में दोधन बांध बनाया जा रहा है, जिसमें 221 किलोमीटर लंबी नहर केन से बेतवा तक के लिए सर बनाई जाएगी। सर इसका पर्यावरणीय प्रभाव सर्वप्रथम सर पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसमें सर दोधन बांध बनाया जा रहा है। लेकिन सर इसमें जो मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय, सर इसने पर्यावरण प्रभाव आकलन किया है। सर विधि है जो विकास परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव का आकलन करती है। सर इसके तहत कुछ इसके नकारात्मक पहलू उभर के आए हैं, जिसके उपाय भी अवश्य रूप से किए गए हैं। सर जैसे सबसे पहले कि वहाँ लगभग 5100 हेक्टेयर भूमि के पेड़ काटने जाने हैं। सर इसके प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000 हेक्टेयर, लगभग दुगने हेक्टेयर पे दुगनी भूमि में सर वृक्षारोपण की योजना है। सर इसके साथ ही जो टाइगर मूवमेंट उस क्षेत्र में है, तो सर टाइगर के क्षेत्र में जो कमी आएगी, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए सर यूपी का जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, अभी वर्तमान में दमोह में सर जो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है, सर इसके साथ ही पन्ना को एकीकृत किए जाने की योजना। ठीक है, रानी दुर्गावती के बारे में बताइए आप। सर रानी दुर्गावती जी भारत में जो गौंड शासका है, सर लगभग 1500 अकबर के समकालीन सर 1564 के बाद, मतलब 1550 से 1560 के लगभग इन्होंने शासन किया। क्यों जानी जाती है? क्यों फेमस है वो? शासिकाएं तो और भी रही हैं भारत में। यस सर, तो मैं थोड़ा समझ लेना चाहूँगा। ऐसा कोई काम बताइए। हाँ। सर सबसे प्रमुख तो इन्होंने संघीय शासन पद्धति को लेके इन्होंने सर अफगान शासकों को और इसके अतिरिक्त सर मैं अभी याद नहीं कर पा सच में। ठीक है, कोई त्याग, कोई बलिदान? सर इनका सर्वप्रमुख बलिदान तो अकबर आसफ खां का युद्ध था। तो उसमें उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मनाही की और बलिदान अपना प्राण न्यौछावर कर दी सर अपने राष्ट्र। अभी हाल ही में 1857 की क्रांति के दौरान के एक महान व्यक्तित्व का नाम सामने आया जो अभी तक गुमनाम जैसा था। कौन थे वो? कहाँ से संबंधित थे? महाराजा भभूत सिंह करके हैं कहाँ से संबंध था इनका? सर, जहाँ तक याद कर पाया सर होशंगाबाद से, शायद होशंगाबाद क्षेत्र से। और उसके लिए उनको सम्मान वापस दिलाने के लिए तो सरकार ने कोई घोषणाएं, कोई योजना बनाई क्या? सर उसकी जानकारी मुझे नहीं है।
तो बस ये मुझे पता है कि उस क्षेत्र में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें सर उनको समर्पित किया गया, उनको समर्पित की गई थी वो मीटिंग। सर उसके बाद कुछ योजना है कि बारे में भी जानकारी मुझे नहीं है, सच कहना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, पन्ना जिला जो है ये किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है? सर पन्ना शहर प्रमुख तो खनिज की दृष्टि से इसमें बहुमूल्य खनिज हीरा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व तीनों का दर्जा इसे प्राप्त है। सर इसके साथ ही पन्ना को मंदिरों की नगरी बोला जाता है। यहाँ प्राणनाथ जी मंदिर, जुगल किशोर जी मंदिर, उसके साथ अन्य मंदिर हैं सर। क्या यूनेस्को की सूची में पन्ना का कहीं नाम है? सर अभी तो जहाँ तक मेरी जानकारी से अभी नहीं है पन्ना का नाम। नहीं है नाम उसमें। ठीक है, थैंक यू सर। सिद्धांत, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का नाम सुना है बस यूनेस्को की किसी सूची में नहीं है? हाँ सर क्षमा चाहता हूँ मैं सर। 2020 में से यूनेस्को की जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसमें शामिल किया गया है सर। कब चालू होता है ये प्रोग्राम? सन 1971 शायद मेरे आपके ऊपर। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया के इस प्रोग्राम के अंतर्गत? सर पन्ना को मिला के इसमें सर 20 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल। 20 हैं। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व? जैसा क्षमा चाहता हूँ सर, टोटल 20 है, इसमें 12वां पन्ना शामिल हुआ था। 12वें नंबर पर पन्ना शामिल हुआ था। टोटल सर 20 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में। भारत में टोटल 20 है। हाँ सर। 20वां कौन सा है? सर क्षमा चाहता हूँ, इस जानकारी मुझे नहीं है। ठीक है विशाल। पन्ना के देवेंद्र नगर क्षेत्र से आते हैं आप। देवेंद्र नगर की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? सर देवेंद्र नगर में सबसे बड़ी प्रमुख समस्या सर जो देखने मिलती है, देवेंद्र नगर से 1 किलोमीटर बाहर जाके सर वहाँ पे उस भेड़िया समाज की एक बस्ती बसी हुई है, जहाँ जो वेश्यावृत्ति में संलग्न है सर। वेश्यावृत्ति में से सर, है। तो इसको रोकने के लिए क्या काम किया जा रहा है? सर वेश्यावृत्ति भारतीय समाज में भारतीय कानून के अनुसार सर अपराध है। सर यहाँ पे शासन द्वारा कई बार वेश्यावृत्ति अपराध है किस कानून के तहत? कौन सा लॉ बना इस पर? सर कानून की मुझे जानकारी नहीं सर, समझ नहीं पाया। ठीक सर। तो वेश्यावृत्ति, हाँ, क्या कर रहा है शासन प्रशासन यहाँ पर इस प्रोफेशन से बाहर निकालने के लिए वहाँ की महिलाओं को? इसके लिए तो मध्य प्रदेश सरकार की जवाली योजना है, जिसके तहत से इनका पुनर्वास किया जा रहा है, जो भी महिलाएं इस काम में संलग्न है। तो इसके साथ ही जैसे अवैध रूप से वहाँ पर सर फिर भी कुछ गतिविधियाँ देखने मिलती हैं, सर समय समय पर छापेमारी के द्वारा सर गिरफ्तारी की जाती है शासन के द्वारा सर। वेश्यावृत्ति किन समस्याओं को जन्म देती है समाज के लिए? सर वेश्यावृत्ति सर्वप्रथम सर महिलाओं को लेके सर इसमें महिलाओं की शिक्षा सबसे पहले इससे वंचित हो जाती है, महिलाओं या बालिकाओं की। तो इसके अतिरिक्त समाज में सर क्षमा चाहता हूँ सर, क्या वेश्यावृत्ति एक प्रकार की हिंसा है? सर इसे लैंगिक हिंसा के तौर पर देखा है। लैंगिक हिंसा क्या चीज होती है? सर लैंगिक हिंसा इसमें आप किसी स्त्री या पुरुष जिसकी भी सर अनुमति के बिना आप उसके साथ साथ सेक्स करते हैं, सर लैंगिक हिंसा। क्या वेश्यावृत्ति में ऐसा होता है बिना अनुमति के लैंगिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है? सर इसमें अनुमति प्रत्यक्ष रूप से तो सर अपन देखते हैं मिलती है, लेकिन सर कहीं ना कहीं वो दबाव में सर जो उनके रक्षक होते हैं या जो उनके सर वो होते हैं। आप अगर एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उस क्षेत्र में अपॉइंट किए गए तो आप कौन से कदम उठाएंगे? सर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो भी इस काम में संलग्न है सर जो कुछ लोग वो महिलाओं को जबरदस्ती बंदी बना के सर ये काम करते हैं, सर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये योजना जो जवाली योजना आपने बताई है, ये बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन आज भी वो समस्या वहाँ पे जस के तस है, इवन मध्य प्रदेश के और भी क्षेत्रों में है। सर का कहने का मतलब ये, फिर आप और क्या ऐसा नया करेंगे जिससे इन चीज़ों को रोका जा सके? सर मुझे सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है जागरूकता को कमी। सर क्योंकि महिलाओं के पास रोजगार के लेके सर जो भी योजनाएं हैं उनके लिए को जागरूकता की कमी है। और सर कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जिनके पैतृक रूप से इस काम में संलग्नता थी, पैतृक रूप से मतलब उनकी माताओं की या जो भी, तो वो भी इस काम में संलग्नता है। तो सर यदि सबसे पहले उन बच्चियों को वहाँ से निकाला जाए या उन बच्चियों को सबसे पहले सर जो भी योजनाएं शिक्षा स्वास्थ्य की यदि उनसे संबंधित कराया जाए तो वो आने वाली पीढ़ी सर उसमें संलग्न नहीं हो पाएगी। जो ये योजनाएं चल रही हैं फिर ये विफल कहाँ हो रही हैं और ये विफल क्यों हो रही हैं? अगर वहाँ पे
ये चीज़ें निरंतर चल रही हैं तो इसका मतलब योजनाएं विफल हो रही हैं। विफलता के क्या कारण हैं इन योजनाओं के? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ वैश्यवृत्ति का मुख्य कारण आर्थिक है, जिसमें धन मतलब पैसे के उसमें महिलाएँ इस काम में संलग्न होती हैं। तो सर यदि उन्हें योजनाओं का प्रॉपर लाभ मिले, सर ऐसे लाडली बहना योजना वगैरह हैं, सर इसमें भी उनके पास ना तो आधार कार्ड देखने मतलब जो दस्तावेज़ है उनका अभाव पाया जाता है, तो सर उन्हें योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। उसके बाद सर उनमें जागरूकता की कमी है, जिसके कारण सब इस काम में संलग्न। दूसरी समस्या क्या है देवेंद्र नगर की? सर दूसरा एक वहाँ पर सर पानी को लेके भी समस्या देखने मिलती है। सर वहाँ पे बरसात के टाइम तो सर बारिश के टाइम जैसे मानसून पर निर्भर रहता है। सर वहाँ पे ग्रीष्मकालीन या फिर और टाइम में सर पानी की कमी देखने मिलती है, तो सिंचाई से को लेके भी सर थोड़ी कृषि को लेके सिंचाई को लेकर सर समस्या आती है। कितनी फीट नीचे जाने पर ज़मीन में पानी मिलता है वहाँ? सर लगभग 400 से 500 फीट। 400 से 500 फीट नीचे चला गया पानी। यस सर, लगभग 400 फीट सर मेरी खेत में ही है सर वो। 400 फीट से अगर नीचे पानी निकाला जा रहा है और अगर इसका इस्तेमाल उसको ड्रिंकिंग वाटर के पर्पस के तौर पे किया जा रहा है, पीने के लिए किया जा रहा है, तो क्या इससे कोई रिलेटेड स्वास्थ्य समस्याएं जन्म ले सकती हैं? और सर अत्यधिक गहराई से यदि अपन जल का निष्कर्षण करते हैं, तो सर उसमें कुछ धात्विक जो भी धात्विक पदार्थ सर उनका मिश्रण होता है सर, इसमें आर्सेनिक है, लेड है, सर जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर निश्चित रूप में स्वास्थ्य समस्या देखने आती हैं सर। कैसे? कौन से धात्विक प्रदूषण है वहाँ पे जल में? सर मुझे एग्जैक्ट ऐसे तो नहीं पता मतलब, लेकिन सर लेकिन हाँ स्वास्थ्य को लेके सर पेयजल को लेके कई बार समस्या आती हैं। तो सर लगभग अधिकांश घरों में सर आरओ ड्रिंकिंग वाटर का यूज किया जाता है अभी। और आप क्या करेंगे इन समस्याओं के समाधान के लिए? सर जैसे केन वित्त लिंक परियोजना है सर, उसका फायदा देवनगर को वस्तु रूप से मिलेगा। पन्ना जिले में कोई देवनगर है। आपने अभी जब स्टार्टिंग में पूछा था, आपने अहिंसा की बात कर रहे थे, कौन कौन सा अहिंसा की छूट है, तो आपने एक उसमें वाक्य बोला था कि दैनिक जीवन में कुछ प्रकार के अहिंसा की छूट है। दैनिक जीवन में कौन से प्रकार के अहिंसा की छूट? और सर दैनिक जीवन से तात्पर्य मेरा सर जैसे चलने में, उठने में, बैठने में, घर के नित्य काम करने में, झाड़ू लगाने में, सर जो सूक्ष्म जीव। आपने ये दावा किया कि अभी तक आपने जानबूझ करके कोई हिंसा नहीं किया। क्या हिंसा का अर्थ है किसी के प्राण लेना या किसी के विरुद्ध शारीरिक रूप से ही उसको नुकसान पहुंचाना है? नहीं सर, जैन धर्म में तो हिंसा मन और वचन से विषय होती है। आपने मन में कभी भी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा? सर सोचा होगा सर, बिल्कुल सोचा होगा। इस प्रतियोगिता एग्ज़ाम में, इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप क्या चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका हो जाए सबसे पहले, या आप पहले ये चाहते हैं कि बाकियों का सिलेक्शन सबसे पहले हो जाए? सर समझ नहीं आया क्वेश्चन। क्या आप जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, क्या ये एक प्रकार की हिंसा है, कॉम्पिटिशन, बाकियों से प्रतिस्पर्धा, जिसमें आप अपने लिए सबसे पहले बेहतर नतीजे चाहते हैं दूसरों की अपेक्षा में? क्या ये हिंसा है? सर मुझे लगता है कि उसके लिए सकारात्मक सोचना और दूसरों के लिए नकारात्मक सोचना सर इसमें अंतर है। मैं किसी के प्रति कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं कि किसी का सिलेक्शन ना हो, मैं चाहता हूँ सबका सिलेक्शन हो सर, जितना उन्हें मेहनत की योग्यता रहती है। सबका कैसे हो सकता है? जब सीटें लिमिटेड हैं तो सबका सिलेक्शन कैसे हो सकता है? अंत में बात आ जाती है प्रतिस्पर्धा की। यस सर। तो क्या प्रतिस्पर्धा एक तरीके से हिंसात्मक है? इसकी प्रवृत्ति किसी रूप में हिंसात्मक है प्रतिस्पर्धा की? सर मुझे लगता है सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो सकती है। सर नकारात्मक प्रतिस्पर्धा तो सर निश्चित रूप में या फिर मानसिक हिंसा के अंतर्गत इसको आप रखा जा सकता है। अगर अपने सारे अटेम्प्ट ख़त्म करने के बाद सिद्धांत MPPSC एग्ज़ाम को फाइनली क्रैक ना कर पाते हैं, तो उनका दूसरा विकल्प क्या होगा जीवन में? सर मैंने वास्तव में बताऊँ सर, मैंने दूसरा विकल्प सोचा नहीं है सर ऐसा। सर मुझे सर 19 से लगातार इस पर 2019 से आप इसमें लगे हुए हैं, 6 साल हो गए हैं सिद्धांत, और आप अपने प्राइम ईयर्स के जो यूथ फुल स्टेज में जिसमें आप हैं, युवा अवस्था में जो आप हैं, उसके आप 6 साल इसमें खर्च कर चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस 6 साल का अगर आप सही उपयोग करते तो आप बहुत तरीकों से अपना योगदान दे पाते समाज में? सर निश्चित रूप में सर, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैंने 6 साल यहाँ दिए हैं, तो मैं आज आपके समक्ष इंटरव्यू के लिए उपस्थित हूँ और मुझे लगता है सर मैं निश्चित रूप में बहुत जल्द सफल भी हो जाऊँगा। इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना, इसमें क्या कोई बहुत बड़ी सफलता है क्या आपकी? नहीं सर, 6 साल अगर कोई प्रयास करे
गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में घर से निकले थे और 35 वर्ष की उम्र में उनको निर्वाण प्राप्त हो गया था। 6 साल इतना लंबा समय होता है जिसमें उपलब्धियों की सीमा नहीं है जिसको अर्जित किया जा सकता है। आपने क्या हासिल किया इन 6 सालों के दौरान? अपने 6 साल आपने अपने जीवन के बहुमूल्य टाइम इसको चीज़ को दिया, आपको क्या मिला अभी तक? सर अभी तक तो मैंने एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश की है सर, जो कि सर जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, क्या वो अच्छा नागरिक बन नहीं सकता बाकी अन्य काम करते-करते साथ-साथ? नहीं सर, ऐसा नहीं है, अन्य फील्डों में भी आप अच्छे नागरिक बन सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे जो सामान्य चीज़ें की जानकारी प्राप्त की क्या मिला क्या आपको इन द एंड? 6 साल दे करके इस चीज़ को? सर मुझे अपनी सफलता के साथ बहुत करीब हूँ, मुझे लगता है कि सर इस बार मुझे निश्चित रूप से अच्छा, इस बार नहीं हुए सफल तो और कितनी साल आप इसको देने के लिए तैयार हैं? सर मैंने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन सर मुझे अगला अटेम्प्ट 25 का मेंस भी है, तो वो भी मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूँ। वो ठीक है, वो भी नहीं निकला फिर? सर मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द सफल हो मान लीजिए नहीं निकला तो कब तक प्रयास और करने वाले हैं आप? सर मैंने अभी इस बारे में कभी सोचा नहीं है सर। धन्यवाद सिद्धांत। ठीक है सिद्धांत, आप जा सकते हैं। सिद्धांत, लास्ट में आते-आते क्या हो गया? लास्ट में बिल्कुल एनर्जी डाउन हो गई या सवाल कुछ भारी पड़ गए, क्या हो गया? बहुत नर्वस से हो गए लास्ट में? अभी जो सर सवाल कर रहे थे उसको लेके, सर ने सवाल पूछा आपको क्या मिला 6 साल में? तो 6 साल में कुछ तो मिला होगा ना? समाज के प्रति दृष्टिकोण मिला, सोचने का तरीका सीखा, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातों पे आज मैं चर्चा कर पा रहा हूँ। लोगों के प्रति एक अच्छा नज़रिया मिला, यही तो मिला ना? बोल तो सकते हैं ना एटलीस्ट। हाँ सर। कुछ नहीं मिला, उससे बेहतर है बोल दो, है ना? तो ये सीखा है जो, वो मिला ही तो है ना? तो या तो फिर इनकार कर दो, वहाँ पे बिल्कुल नर्वस ना दिखो। एक चीज़ है कि आपके उत्तर मुझे अच्छे लग रहे थे, है ना? उत्तर आप अच्छे दे रहे थे, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था ऐसा लयबद्धता की कमी है। थोड़ी-सी लयबद्धता, जैसे आपके शब्द टूट जाते हैं या सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, तो लयबद्धता की मुझे कमी लग, आपके कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे ठहराव ना होना बातों में थोड़ा-सा। आंसर सही लग रहे थे। 1-2 जगह मिस्टेक मुझे थोड़े से सवाल लगे, आप उत्तर लगे आपके। जैसे वेश्यावृत्ति को लेकर जब बात चल रही थी तो आपने कहा कानूनन अपराध है। कोई कानूनन अपराध नहीं है। वेश्यालय चलाना अपराध है, उसकी ब्रोकरी करना अपराध है, ज़बरदस्ती कराना अपराध है, तो वेश्यावृत्ति का प्रचार करना अपराध है और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचो, जो नहीं पता क्षमा करो और अन्य चीज़ें छोड़ दो। एक जगह वेश्यावृत्ति को लेकर ही सर सवाल कर रहे थे, तो आपने वहाँ पे एक सेंटेंस इस्तेमाल किया सेक्स करते ही। तो मैं चाहता हूँ कि आप शब्दों का यहाँ पे अच्छा चयन कर सकते थे, है ना? अच्छा चयन होता वहाँ शब्दों का तो अच्छा लगता। ठीक सर, बस ये सुधार है, अदरवाइज़ आंसर सही थे, थोड़ी-सी लयबद्धता की मुझे कमी लगी। एक तो जगह आप आंसर देने से चूक गए, जैसे भगत सिंह के बारे में तो आपने बताया, मैंने पूछा क्या उसके लिए सरकार ने कोई सम्मान कुछ ऐसा किया, तो राजा भगत सिंह जिनके बारे में चर्चा हम कर रहे थे, तो सरकार ने पचमढ़ी वन्य जीव रेंज जो है उसका नाम बदलकर राजा भगत सिंह के नाम पर कर दिया है। और अगला प्रश्न मैंने भी पूछा, फिर सर ने भी पूछा था कि पचमढ़ी वन्य जीव बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र वो यूनेस्को की सूची में तो शामिल है ना? बाद में आप पन्ना, हाँ पन्ना, पचमढ़ी भी है, हाँ सर, पचमढ़िया का गणतंत्र भी है। पचमढ़ी भी है ना? सर ने पन्ना के बारे में पूछा था, पचमढ़ी दोनों ही है उसमें शामिल। ठीक है सर, बढ़िया था, बस टेंस हो गए लास्ट में आते-आते। हाँ सर, मुझे लगता है बहुत लंबा एकदम हो गया, तो मुझे एंड में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया था सर। नहीं, थोड़ा-सा स्टेबल रहो और वर्ड्स थोड़ा-सा क्लियर निकलने चाहिए। हाँ सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। खींच रहे हो, मतलब आधी बार बोल रहे हो और आधी अंदर खींच रहे हो वॉइस, तो क्लियर आवाज़ पहुँच नहीं पा रही कुछ आंसर्स में, और थोड़ा-सा एनर्जेटिक, है ना? ठीक है सर, कोशिश करूँगा। ठीक है।